हम लोग का होगा एक्सरसाइज 1.1, है ना। प्रश्नवाली 1.1 आज हम लोग शुरू करेंगे। पिछले क्लास में इसका जो भी कंसेप्ट था उसको हम बता चुके थे, है ना। इसका जो भी कंसेप्ट था हम लोग देख चुके थे। आज एक्सरसाइज में टोटल 4 सवाल है, चारों सवाल को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर सवाल इसमें लिखा हुआ है क्या शून्य एक परमेय संख्या है। तो क्या शून्य एक परमेय संख्या है। उसके बाद लिखा है क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम लोग हल लिखें यानी इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर होगा। सबसे पहले लिखा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य एक परमेय संख्या है। क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं संख्या है, ठीक है। तो शून्य को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर 0 है, ठीक है, तो शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1। शून्य को क्या लिख सकते हैं 0/1, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार शून्य को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है ना। इसको हम लोग p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहला का आंसर होगा हाँ शून्य एक परमेय संख्या है और इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 बराबर 0/1, हम बटा के नीचे अगर 0 है तो 0 के बटा के नीचे 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि 0 बटा अगर 1 है तो भी 0, 0/2 है तो भी 0, 0/3 है तो भी 0, कुछ भी दे सकते हैं। बात समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या ज्ञात करने बोला है, 6, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या बोला है, ज्ञात कीजिए। 3 और 4, इसका जो कंसेप्ट था हम लोग पिछले क्लास में बता दिए थे इसका कंसेप्ट को, है ना। 3 और 4 के बीच में कितना परमेय संख्या बोला है, 6। तो 3 को हम लोग लिखेंगे 3/1 और 4 को लिख सकते हैं 4/1। नीचे बराबर है 6 परमेय संख्या बोला है तो हम 7 से गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे, 7 से। जितना परमेय संख्या बोलेगा उससे एक अधिक संख्या से गुना करना पड़ता है, ठीक है। अपने मन से एक संख्या अधिक ले लेंगे। जैसे 5 परमेय संख्या बोलेगा दोनों का बीच में तो 6 से गुना करेंगे। गुना करने पर आएगा 21 और बटा में 7 और 7 × 28 और बटा में 7। अब यहाँ 21/7 है, यहाँ 28/7 है। नीचे 7 7 बराबर है। ये 21 से 28 तक है, बीच में क्या क्या आएगा वहाँ लिखेंगे हम लोग। तो 21/7 कोमा 21 के बाद आएगा 22/7, उसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27, उसके बाद क्या होगा 28। देखो ये 21/7 क्या है, 3 है और 28/7 क्या है, 4 है। यानी 21/7 और 28/7 के बीच में कितना परमेय संख्या पूछा है, 6। देखो 6 मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसको लिखना है ना। तो लिखना है, अतः हम लोग इसको लिखेंगे 22/7, इसको काटेंगे नहीं कटेगा, 23/7 वही उतार देंगे, ये कटेगा नहीं कटेगा, 24/7 ये भी देखो नहीं कटेगा, तो 25/7 ये भी नहीं कट रहा, 7 से कोई भी नहीं कट रहा, ये हो गया 27/7, आंसर आ गया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या। बात समझ में आ गया।
अगर इन दोनों के बीच में 5 संख्या बोलेगा, 5 प्रमेय संख्या बोलेगा, तो हम लोग पहले 6 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। इस बात को अच्छे से याद रखना है कि जितना भी प्रमेय संख्या बोलेगा उससे एक अधिक संख्या सोचना है और उसी से गुना करना है, आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलो, तो ये हम लोग का 2 नंबर था। इसके बाद 3 नंबर को हम लोग बनाएंगे, पहले ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। चलो, इस बार बटा में दे दिया है। हल 3/5 और 4/5, इन दोनों के बीच में 5 प्रमेय संख्या निकालने बोला है। तो 3/5 है ना, 5 प्रमेय संख्या बोला है तो 6 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, एक संख्या ज्यादा ले लेंगे, और 4/6, 4/6 नहीं, 4 गुना 6 और 5 गुना 6, ठीक है। गुना करेंगे तो आएगा 18/30 और 24/30। 18 से 24 तक लिखना है, 18/30, 19/30, 20/30, 20/30, ये 20 है, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30, ठीक है। 18/30 का मतलब है 3/5 और 24/30 का मतलब है 4/5। तो इन दोनों के बीच में 5 प्रमेय संख्या हमको दिख रहा है, 1 2 3 4 5, इसी पांचों को लिखना है। तो लिखना होगा अतः 3/5 और 4/5 के, ठीक है, के बीच 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं बराबर, ठीक है। इसके बीच में हम लोग 5 परिमेय संख्या लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे 5 परिमेय संख्या में? अगर यहां नहीं हो रहा तो हम लोग बराबर यहां देके लिखेंगे, ठीक। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये बटा के रूप में आ गया। इनमें से जो कटने लायक है उनको काट के फ्रेश आंसर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये 19/30 जो कि कटेगा नहीं, तो 19/30 ही लिखेंगे। ये 20/30 कट जाएगा, 0 0 कटेगा, क्या बचेगा 2/3। ये कट जाएगा 3 से, 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, यानी 7 बटा क्या आएगा 10 कटने के बाद, ठीक। ये 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, यानी 11 बटा कितना आ गया 15। ये नहीं कटेगा तो 23/30। ये 5 प्रमेय संख्या हो गया 3/5 और 4/5 के बीच। ये तो जो आएगा अगर कटने लायक है तो काट के हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। बात समझ में आया? तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस सबसे पहले हमको बटा के नीचे इक्वल होना जरूरी है। तो अभी तक हम लोग जो सवाल देखे थे उसमें बटा था ही नहीं, सिंगल नंबर था, 3 4 सिंगल नंबर है, तो हम लोग बटा के नीचे 1 दे देते थे। और इस बार बटा के नीचे 5 दिया है तो बहुत अच्छा है, प्रमेय संख्या है, बटा के फॉर्म में हमको लिख के ही सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया? चलो ये कंप्लीट। और एक ही क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, ये नोट करो, एक क्वेश्चन बचा है, अभी हम बना देंगे इसको भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 क्वेश्चन है ना। क्या लिखा है इसमें? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। बस पढ़ना है क्वेश्चन को और बताना है सत्य है कि असत्य है। और बोला कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी कुछ कारण बताना है कि सत्य है तो किस लिए है, असत्य है तो किस लिए है ना। तो पहला में क्या लिखा हुआ है 4 का 1 नंबर में, 4 का 1 नंबर में लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य है? ये सत्य है। क्या है? सत्य। अच्छा कारण क्या होगा? कारण क्या होगा? तो लिखो सत्य है क्योंकि, देखो क्योंकि पूर्ण संख्याओं के, क्योंकि पूर्ण
संख्याओं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह, संग्रह का मतलब जो पूर्ण संख्या लिखे थे ना, जिसमें सारा पूर्ण संख्या आया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संग्रह, है ना। संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यही कारण है, होती है, ठीक है। जैसे छोड़ दो, अब उदाहरण नहीं देना है। 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या लिखा है, इसमें लिखा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका असत्य। क्या है ये, असत्य है। कारण लिखना है तो कारण लिख सकते हैं, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये इसका कारण हो गया। कोई भी एक कारण दे सकते हैं या उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए कि -2 एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये कारण हो गया। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका क्या सही है कि गलत है, ये भी असत्य होगा, असत्य है। क्यों असत्य है, तो उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। यही इसका क्या था, कारण था, है ना। तो एक्सरसाइज जो 1.1 है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन था, ठीक है, जिनमें से 2 क्वेश्चन ऐसा था जो कि 2 संख्या के बीच में हमको बोला था परिमेय संख्या निकालने, और 1 क्वेश्चन तो केवल बोला है 0 परिमेय है या अपरिमेय, ये पूछा था, और चौथा क्वेश्चन में ये बताना है सत्य और असत्य, ये कारण के साथ पूछा है। क्लियर है, तो हम लोग का पूरा एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हमको पहले समझना होगा अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हमको समझना होगा अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हम लोग इसको बोलते क्या, इरेशनल नंबर, इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बात समझ में आ गया। और √3 अपरिमेय संख्या है, इसी प्रकार √5 अपरिमेय संख्या है, यहाँ तक कि पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। इसी प्रकार 0 पॉइंट से 1 0 1 1 0 3 गो 1 फिर 0, इसी तरह ये डॉट 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 करके जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है जो कभी समाप्त नहीं होगा। बात समझ में आ गया, यानी जो रूट के अंदर जो नंबर होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या हम लोग समझ गए। एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग को अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दिखाना है। संख्या रेखा पे दिखाना है मतलब क्या दिखाना है, संख्या रेखा पर, जैसे 0 1 2, हम 3, हम 2 को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं ना, यहाँ पर है, लेकिन √2 कहाँ पर है, हमको बोलेगा √2 को संख्या रेखा पे दिखाइए, कहाँ पर है, एग्जैक्ट √2 कहाँ है। तो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते हम लोग अभी, ऐसे है ना, जनरली नहीं दिखा सकते। उसको संख्या रेखा पे दिखाने के लिए कि √2 कहाँ है, उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय को समझना जरूरी है।
अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण होना चाहिए 90 डिग्री का, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है। तो पाइथागोरस बोलता है कि ए सी, ये जो तिरछा वाला लाइन है, इसका अगर स्क्वायर करें तो ये बराबर होगा ये जो लंबा वाला है ए बी, इसके स्क्वायर के और प्लस बी सी के स्क्वायर के, ये बोला बराबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 है, 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 1 यूनिट है। तो ये ए सी जो है ये कितना दूरी रखेगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग ए बी के जगह में 1 बैठाएंगे, स्क्वायर करेंगे। ए बी के जगह में 1 बैठाएं, ए सी के जगह में बी सी के जगह में 1 बैठा के स्क्वायर के, मान लेते हैं 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, जोड़ के कितना आया 2। ये एक्चुअल में जो 2 यूनिट निकला है ए सी स्क्वायर का मान निकला है, तो बोलेंगे ए सी कितना है, तो ये स्क्वायर इसमें रूट बन जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। यानी अगर जब ए और बी 1 यूनिट है और बी और सी भी 1 यूनिट है, तो ए सी कितना होगा √2 यूनिट, इसका दूरी कितना होगा √2 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो √2 होगा। वो डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना है, इन दोनों के वैल्यू के हिसाब से ये डिनोट होगा कि कितना हो रहा है। बात समझ में आ गया है ना। √2 ऐसे निकलता है, √2 का मान हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम लोग समझ गए। अब 1 यूनिट इसीलिए लिए क्योंकि हम लोग का दूरी कितना का होता है 1 यूनिट का होता है, तो 1 से 2 हुआ, मतलब 1 यूनिट का दूरी, यूनिट क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। हम लोग 1 सेंटीमीटर का ना लेते हैं, स्केल में नापते हैं तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यही ना लेते हैं। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर करके ही आगे बढ़ते हैं, उसीलिए हम 1 यूनिट से समझाएं। बात समझ में आ गया। लेकिन √2 तो हम लोग का ये दूरी आ गया, लेकिन ये दूरी अगर √3 लाना है तो क्या किया जाए, है ना। तब समझते हैं। अगर √3 लाना है, अगर √3 लाना है, ठीक, यहाँ पर हमको अगर √3 लाना है तो इन दोनों में से किसी एक का दूरी को हमको √2 मानना पड़ेगा और एक यूनिट मानना पड़ेगा। अगर ये ए है, ये बी है, अगर ये सी है, तो पक्का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जोड़ इसके बराबर आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट के 2 बनेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो 3 पे वर्गमूल चढ़ेगा, 3 पे रूट चढ़ेगा तो आ जाएगा √3। जब यहाँ कोई दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, जरूरी नहीं है कि यहाँ √2 होगा यहाँ 1 होगा, हम यहाँ √2 कर देंगे यहाँ 1 कर देंगे तो भी √3 ही आएगा। कैसे आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। बात समझ में आ गया। यानी अगर हमको √2 निकालना हो तो 1 यूनिट मान के चलेंगे, अगर √3 निकालना हो तो किसी एक को √2 और किसी एक को 1 मान के चलेंगे। बात समझ में आ गया। तब हम लोग अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, ये जानना हम लोग को जरूरी था। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा हम ड्रॉ करके यहाँ समझाने का कोशिश करेंगे कि संख्या रेखा पर, अगर वो बोलेगा संख्या रेखा पर √2 को दिखाना है, संख्या रेखा पर किसको दिखाना है √2 को, ठीक है, ध्यान से समझना है। तो √2 को दिखाना है संख्या रेखा पर, मान लेते हैं। तो हम 0 से 1 यूनिट ले लिए, 0 से 1 कितना हुआ 1 यूनिट हुआ, हो गया ना 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 है, यानी 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से क्या आएगा ज़्यादा, तो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट और हम लोग 1 यूनिट और ले लेंगे ऊपर की ओर। कितना ले लेंगे ऊपर की ओर 1 यूनिट, सीधा 90 डिग्री पे। ये स्केल से नापेंगे, कंपास से नापेंगे, 1 यूनिट यहाँ लिए और यहाँ कंपास रख के 1 यूनिट काट दिए। मान लेते हैं 1 यूनिट यहाँ कटा, 1 यूनिट कहाँ कटा यहाँ कटा। बात समझ में आया तो ठीक है। अगर ये 1 यूनिट है, ध्यान से समझना है, ये अगर 1 यूनिट है, ये भी कितना है 1 यूनिट है ना। हम लंबा 1 दाग दिए और कंपास से 1 यूनिट नाप के यहाँ से ऐसे काट दिए और मेरा कटा ऐसे, ठीक है। तो ये भी बचा बेचारा 1 यूनिट, ठीक। तो हम यहाँ से यहाँ तक का जब दूरी नापेंगे तो कितना दूरी आएगा, जब 1 यूनिट और 1 यूनिट होता है तो इन दोनों का दूरी कितना होता है √2। यानी कंफर्म है कि ये 1 यूनिट और 1 यूनिट मिलकर ये कितना देगा √2 यूनिट देगा कि नहीं देगा। कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आएगा।
ठीक है, किस प्रकार उसको लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प से लिखेंगे। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से ये पॉइंट का दूरी कितना है, √2 है। यहाँ से कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, इस दाग को हम जहाँ जहाँ ले जाएंगे दूरी कभी नहीं कम बेसी होगा, दूरी हमेशा वही रहेगा, कितना, √2, कितना, √2। इसका मतलब यहाँ से अगर दूरी यहाँ तक √2 है तो यहाँ से यहाँ भी √2 होगा, यहाँ से यहाँ भी √2 होगा, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, √2। यानी इस संख्या रेखा का ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो हम लोग को क्या देगा, √2 देगा। किसका मान देगा, √2 का मान देगा। बात समझ में आया क्या बोले। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, √2 है। यानी इस संख्या रेखा पे वह पॉइंट ये वाला है जो कि √2 है। क्या है, √2 है। जैसे ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 1 है, तो ये पॉइंट क्या है, √2 है। ठीक, तो संख्या रेखा पे अगर हमको √2 को दिखाना है कि किस पॉइंट पे आएगा, तो यही फॉर्मूला या यही टेक्निक लगा के हम लोग दिखाएंगे। बात समझ में आ गया। तो जैसे पाइथागोरस का प्रयोग किए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर हम इसको फ्रेश से समझाते हैं। ठीक है, देखो है कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें या दिखाएं। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें या संख्या रेखा पर दिखाएं। बात समझ में आ गया। तो संख्या रेखा, जैसे ये कोई रेखा है, हम लोग यहां से लेते हैं, मान लेते हैं संख्या रेखा तभी बनेगा जब रेखा पे संख्या लिखा जाएगा। ये 0 है, इधर आएंगे तो ये आएगा 1 यूनिट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। हम यूनिट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अभी सेंटीमीटर मीटर नहीं नापे हैं कि सेंटीमीटर है कि मीटर है। ठीक है, अगर हम लोग कॉपी में बनाएंगे तो स्केल से नापेंगे, वो सेंटीमीटर कहलाएगा। तो 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 1 से और 1 सेंटीमीटर, इतना ही दूरी का 1 सेंटीमीटर और लेंगे तो ये कितना हो गया, 2। एक्चुअल में 0 से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 1 ही सेंटीमीटर है। यानी अगला जो पॉइंट आएगा वो भी 1 सेंटीमीटर करके ही बढ़ेगा, 2 सेंटीमीटर नहीं बढ़ेगा, 1 ही यूनिट बढ़ेगा। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा, जितना ये है जितना ये उतना ये भी होगा। ये हो गया संख्या रेखा पर दिखाना। आगे बाकी इस तरह ये 4 आएगा, है ना। तो हम लोग संख्या रेखा पर आसानी से 1 2 3 4 को दिखा सकते हैं। इसी प्रकार संख्या रेखा पर हम लोग -1 को दिखा सकते हैं, -2 को दिखा सकते हैं, -3 को दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं ना। तो संख्या रेखा पर ये नंबर को दिखाना तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 जो भी पूर्णांक है। लेकिन इसी संख्या रेखा पर √2 कहाँ आएगा ये पूछा है कि √2 कहाँ आएगा। तो √2 ऐसे सिंपली हम लोग नहीं दिखा सकते हैं संख्या रेखा पे। इसके लिए पाइथागोरस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर √2 बनता कैसे है। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि √2 डिस्टेंस निकालने के लिए मान लेते ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को 1 यूनिट लिए क्योंकि 1 यूनिट करके ही बढ़ा है, तो 1 यूनिट मानेंगे और इस डिस्टेंस को हम लोग 1 यूनिट मानेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये A, ये B और ये C है। ठीक है, ये AC हम लोग का निकलेगा, तो AC बराबर √AB का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस BC का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जब इसमें स्क्वायर रहेगा तो रूट इधर नहीं रहेगा, और जब इधर रूट देंगे तो इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा। अब मान बैठाएंगे, 1 का मान AB का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और BC का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी AC आया √2, यानी ये डिस्टेंस कितना निकल गया, √2। तो √2 हम लोग का कितना दूरी होगा वो स्केल से नहीं पता चलेगा। जैसे मान लो स्केल बैठा दिए तो 1 से 2 तक 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 तक और 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा, लेकिन स्केल में कहीं भी √2 नहीं लिखा हुआ है ना। तो √2 हम लोग को ये नाप देगा, ये नाप। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपास से नाप लेंगे। यहाँ कंपास बैठाएंगे, यहाँ पेंसिल, देखेंगे कितना दूरी है, इसको ऐसे ले आएंगे 0 से वहीं पर ही काट देंगे। बात समझ में आ गया, 0 से काट देंगे। इसमें स्केल और पेंसिल चाहिए, स्केल के और ये कंपास के बिना ये बनेगा नहीं। तो ये कंडीशन हम लोग को पता होना चाहिए, पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग 0 से ही शुरू करेंगे, तो 0 से 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से 90 डिग्री का एक सीधा सा लंबा लाइन खींचेंगे, यहाँ से 90 डिग्री एकदम 90 डिग्री पे खींच दिए। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक का जितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही दूरी काटेंगे जहाँ कटेगा। मान लेते हैं यहाँ कटा, नापेंगे तो परफेक्ट कटेगा, एकदम कट गया। ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी कितना यूनिट हुआ, 1 यूनिट है ना। ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी कितना होगा, 1 यूनिट। इन दोनों पॉइंट को जब मिला देंगे ऐसे तो पक्का 1 यूनिट और 1 यूनिट के साथ सॉल्व करके जो आया वो कितना आया, √2। तो ये बचा √2 यूनिट। और इसी √2 को जैसे इस पॉइंट से ये पॉइंट का दूरी √2 है, तो स्केल में कभी नहीं मिलेगा कि √2 का दूरी कितना है। स्केल में 0 से 1 मिलेगा, 1 से 2 मिलेगा, 2 से 3 मिलेगा, लेकिन √2 नहीं मिलेगा। तो यहाँ कंपास को यहाँ बैठाएंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे करके घुराएंगे, तो ये स्केल जहाँ पर भी ये कंपास कटेगा वही वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, √2। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो √2 के बराबर है और इस एग्जैक्ट पॉइंट है √2। बात समझ में आया। तो संख्या रेखा पे √2 हम लोग ऐसे निर्देशित करेंगे। बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर इजी 3 में दिया है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए या निरूपित कीजिए, दिया है ना। तो बस हो गया। तो स्थान निर्धारण तो हम कर ही दिए, ये वाला पॉइंट है, कर दिए कि नहीं कर दिए। तो एग्जाम्पल 3 जो दिया हो तो हम लोग का बन गया, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल क्या आया, 4 आया। तो एग्जाम्पल 4 को भी हम लोग बनाएंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित करता है। किसका स्थान निर्धारित करना है, √3 का, ठीक है। किस पे, संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक। संख्या रेखा बनाए, मान लेते हैं ये पॉइंट 0 है, बाकी इधर 1-1 यूनिट करके आना है। इधर -1 होता है, -2 होता है। इधर जब जाएंगे तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, इस तरह करके हम लोग निर्धारित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर √3 दिखाना है। तो याद करो √3 कैसे बना सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। हम लोग √3 हम लोग तभी बना पाएंगे जब एक मान हम लोग 1 यूनिट का ले लें और एक मान हम लोग √2 ले लें। एक मान क्या ले लें, √2। कोई भी एक मान क्या ले लें, √2। तब ये क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। या तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे √2 और यहाँ ले लेंगे 1, तो भी क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से काम करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग सबसे पहले √2 करेंगे ज्ञात। तो यहाँ से हम लोग को √3 लाने के लिए यहाँ से 1 यूनिट है, फिर हम लोग यहाँ से एक सीधा 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे। ये 90 डिग्री का एक लाइन खींच दिए और इसका 1 यूनिट और इसका भी 1 यूनिट हम लोग ले लिए। मान लेते हैं ये 1 यूनिट है, ठीक है। ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। तो इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे ये हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा, √2। कितना हो गया, √2 हो गया, है ना। अब √2 यहाँ से हमको √2 मिल गया। अब √2 के साथ हमको 1 लेना है, 1 यूनिट और लेना है। कितना लेना है, 1 यूनिट। तो इस पॉइंट से हम लोग फिर सीधा 90 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे इस पॉइंट से, ऐसे। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे सीधा। ये √2 ले लिए, तो इस लाइन को कितना लेंगे, इस लाइन को 1। कितना लेंगे, 1। यहाँ से यहाँ तक मान लेते 1 यूनिट है। कितना यूनिट है, 1 यूनिट। ये हो गया √2, ये हो गया 1। तो इनको और यहाँ से जब हम मिलाएंगे ऐसे करके तो कितना आएगा, √3 आएगा। कितना आएगा, √3। बात समझ में आया। ये 90 डिग्री हमको खींचना है। ये हम लोग कॉपी में जब करेंगे तो सीधा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हो गया √2 और ये हो गया 1 यूनिट। तो √2 और 1 यूनिट, अब इसको जब मिलाएंगे हम लोग तो ये बनेगा √3। क्या बनेगा, √3। ये हम लोग का √2 है, ये √2, ये बनेगा √3। कितना बनेगा, √3। अब हम लोग जब कंपास इस और पेंसिल से नापेंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट का दूरी से, तो हम लोग का यहाँ पर जैसे कटा था, ये बिंदु ऐसे कटा था, इस प्रकार यहाँ भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये यहाँ पर कटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कटान बिंदु को ऐसे जब हम लोग लेके जाएंगे तो ये कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, √3। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी √3, हर जगह दूरी क्या आएगा, √3। यानी इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये पॉइंट √3। ये पॉइंट क्या है, √3। इसका मतलब जो √2 निकाले थे वो निकालना पड़ेगा। इसके बाद इस पॉइंट से सीधा 90 डिग्री एक लाइन खींचना होगा
और उसको कंपास से हम लोग 1 सेंटीमीटर नापना होगा। उसके बाद जहाँ 1 सेंटीमीटर आएगा उसको और ये 0 पॉइंट को मिला देना है। 0 पॉइंट पे जहाँ मिला इस पॉइंट को हम लोग इस दाग को आगे जब हम लोग राउंड करेंगे कंपास से तो जहाँ कटेगा संख्या रेखा पर वही √3 आएगा। बस इतना ही निर्धारित करना है, ठीक है। बस हो गया, ये हम लोग का एग्जाम्पल 4 भी खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज का 2-4 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं पहले, है ना। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अभी अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे सेम एग्जाम्पल के टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हम सत्य असत्य बता दे रहे हैं। तो पहला क्या लिखा है क्वेश्चन में, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो क्या होगा सत्य, क्या होगा सत्य, ठीक, सत्य, सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। कारण अगर पूछेगा तो जो परिमेय संख्या होता है जैसे कि √2, √3 ये परिमेय संख्या है और इसको हम लोग संख्या रेखा पर निर्धारित कर सकते हैं। तो वह रेखा वह संख्या जो संख्या रेखा पर निर्धारित होता है वो सारा वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो कारण में हम लोग लिख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो संख्या रेखा पर निर्धारित किया जा सकता है, इसीलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो सत्य बात है ना। कारण लिखना है, हम जो बोले वो लिख लेना है, ठीक है। दूसरा लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो लिखना है असत्य, असत्य है। क्या है? ये असत्य है। क्यों असत्य है? √m जो है, m के जगह में कोई भी हम नेचुरल नंबर रखेंगे, मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या 1 रखें तो √1 बराबर 1, √2 बराबर तो √2 ही रहेगा, है ना। तो क्या प्रत्येक बार बराबर बराबर मान आ रहा? हर बार अलग अलग आएगा, ठीक है। इसीलिए ये असत्य कथन है। दूसरा हो गया। तीसरा में लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी असत्य है, असत्य है, ठीक है। बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या में सब संख्या आएगा जो संख्या रेखा पर निर्धारित किया जा सकता है। जैसे 4 वास्तविक संख्या है, क्या 4 अपरिमेय संख्या है? नहीं। 2 वास्तविक संख्या है, क्या 2 अपरिमेय संख्या है? नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? असत्य। अगर कारण पूछेगा तो कारण में लिख सकते हैं कि 2 एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग का ये 1 का 3 क्वेश्चन था, सत्य असत्य लिखना था, हो गया। अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। क्या आंसर होगा? नहीं, ठीक है, नहीं होते हैं। क्या था? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, ठीक है। तो बताया जा रहा है आगे, यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या वर्गमूल का उदाहरण लीजिए जो परिमेय संख्या है। तो उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं √4 को। अच्छा, √4 ये रूट के अंदर है, इसको अगर वर्गमूल करें तो क्या आएगा? 2, है ना। √4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अरे 2 क्या है? परिमेय संख्या है ना। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब एक ऐसा संख्या लेना है जिसका वर्गमूल करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा। वो संख्या 4 है, 4 का वर्गमूल करेंगे 2 आएगा, 2 एक परिमेय संख्या है ना। बात समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखो, √5 को हम लोग को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। किसको? √5 को समझना है। √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे? ये रहा 0, इधर -1, ये हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। हमको √5 दिखाना है। क्या दिखाना है? √5, ठीक है। अगर संख्या रेखा पर √5 दिखाना है, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, तो पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ये 2 यूनिट है और 1 यूनिट ये है, तो AC का मान कैसे निकलेगा? BC का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और AB का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा? √5। कितना आया? √5। यानी हम लोग का AC बराबर √अंडर फॉर्मूला होता है AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग अगर
एक 2 यूनिट ले ले और एक यूनिट ले ले तो पक्का √5 निकल जाएगा, इनका डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया √5, यानी √5 को अगर संख्या रेखा पर दिखाना है तो सबसे पहले हमको 2 यूनिट लेना होगा, यानी 0 से 1 फिर 1 से 2। तो ये लाइन हम लोग ले लिए 2 यूनिट का। अब यहाँ से हम लोग सीधा 90 डिग्री 1 यूनिट काट लिए, मान लेते हैं ये 1 यूनिट है, इतना काट लिए। अब ये 2 यूनिट और 1 यूनिट इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आएगा √5। कितना आएगा? √5। बात समझ में आया? अब यहाँ से कंपास को यहाँ से जब हम लोग ऐसे काट के मिलाएंगे तो लगभग यहाँ पर कहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो पॉइंट मिलेगा यही वाला क्या है? √5। यही क्या है? √5। बस √5 इतना आसान था निकालना। बात समझ में आ गया? चलो अब इस क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बड़ा है, इसको नहीं सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.2। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 जब शुरू करेंगे तो पहले कुछ कंसेप्ट को समझेंगे फिर शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको आज इतना ही रहने देते हैं, आज का क्लास है ना।